सो ऐश ने अपनी जर्नी में अब तक काफी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है एंड रिसेंटली वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स को भी यूज करने लग गया है। बट अभी भी कुछ ऐसे पोकेमॉन्स है जो कि उसे डेफिनेटली पकड़ने चाहिए थे एंड वो पोकेमॉन्स है लेजेंडरी पोकेमॉन्स। वेल इससे पहले भी हम टॉप 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में बात कर चुके हैं जिन्हें ऐश इजीली पकड़ सकता था, पर फिर भी काफी सारे लोग कह रहे थे कि भैया इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाओ। तो ये रहा उस वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ और लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स के बारे में जिन्हें पकड़ने का मौका ऐश के पास था। तो इस वीडियो में हम किसी भी जनरेशन 8 के लेजेंडरी पोकेमॉन या फिर मिथिकल पोकेमॉन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एनिमे में। और साथ ही साथ अगर आपका फेवरेट मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन इस लिस्ट में नहीं आता है तो शायद हमने उसकी बात इसके पहले पार्ट में की होगी, तो उसे डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर रियली क्लोज टू 100K एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक मिथिकल पोकेमॉन के साथ जो कि है ज़ेरोरा। नाउ ज़ेरोरा एक जनरेशन 7 का मिथिकल पोकेमॉन है जिसका क्लियर लुक हमें देखने मिला था पोकेमॉन की मूवी द पावर ऑफ अस में। नाउ उस मूवी में ज़ेरोरा फॉरेस्ट के पोकेमॉन्स को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था एंड ज़ेरोरा ह्यूमन से काफी नफरत किया करता था बिकॉज उसे लगता था कि सभी ह्यूमंस एक जैसे होते हैं और सभी उसे परेशान करने आए हैं। बट मूवी का एंड आते आते ज़ेरोरा का काफी ट्रस्ट बन जाता है ऐश पर एंड मूवी में जो फाइनल फाइट होती है वहाँ पर ऐश और ज़ेरोरा दोनों मिलकर बैटल करते हैं एंड जब फाइनल बैटल खत्म होती है तब ज़ेरोरा बुरी तरह से हर्ट होता है एंड तब ऐश के पास एक बेहतरीन मौका था इस पोकेमॉन को पकड़कर पोकेमॉन सेंटर ले जाने का, पर ऐश ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और गवा दिया एक बेहतरीन मौका इस मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ने का। तो नंबर 9 पर आ रहा है सेलेबी। नाउ पोकेमॉन की 4th मूवी में हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जिसका नाम होता है सैम। तो सैम जब एक बार फॉरेस्ट से जा रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक सेलेबी पर जिसे एक बुरा आदमी पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सैम उस सेलेबी को बचाने की पूरी कोशिश करता है बट डर के मारे सेलेबी अपनी टाइम ट्रेवलिंग की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से सैम और वो खुद 40 साल फ्यूचर में आ जाते हैं। लेटर सेलेबी और सैम मिलते हैं ऐश और उसकी टीम से, बट यहाँ भी एक बुरा आदमी सेलेबी का पीछा करते हुए उसे पकड़ने आ ही जाता है। वेल मूवी में एक टाइम पर सेलेबी जिस तरह से ऐश और सैम को बचाता है वो काफी बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है और उसकी पावर्स भी काफी कम हो जाती है। सेलेबी पूरी तरह से अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाता है ऐश के हाथों में। अब ये जो मौका था ये एक काफी बेहतरीन मौका था ऐश के पास सेलेबी को बचाने का, क्योंकि अगर ऐश सेलेबी को किसी पोकेबॉल में बंद कर देता तो वो इजीली उसे जाकर किसी पोकेमॉन सेंटर में हील अप करवा सकता था। पर ऐश और उसकी टीम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सेलेबी अब मर चुका है। वेल इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको पोकेमॉन की 4th मूवी देखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये तो बहुत अच्छा मौका था ऐश के पास किसी मिथिकल पोकेमॉन को डायरेक्टली पकड़ने का। नंबर 8 पर है जिराची। सो पोकेमॉन की मूवी जिराची द विश मेकर में ऐश और उसकी टीम मिलते हैं एक जिराची से जो कि सबकी विशेष पूरी करता है। बट लेटर मूवी में ये रिवील होता है कि टीम मैग्मा का एक पुराना साइंटिस्ट बटलर लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडॉन को रेजरेक्ट करना चाहता है जिराची की मदद से। अब इस पूरी मूवी में कुछ ज्यादा इंटेंसिव तो नहीं होता है सिवाय एंड में फेक एंड करप्ट ग्राउडॉन की तबाही मचाने के अलावा। तो जब ये फेक ग्राउडॉन पूरी तरह से तबाही मचा रहा होता है तब जिराची उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इस पूरी करप्ट एनर्जी की वजह से जिराची बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है एंड काफी वीक बन जाता है। वेल टू बी ऑनेस्ट पूरी मूवी में ऐश के पास जिराची को पकड़ने का मौका था और इस पोकेमॉन का बॉन्ड भी ऐश और उसकी टीम के साथ काफी अच्छा बन चुका था। बट इन द एंड जब ऐश ने इस पोकेमॉन को स्लीप में जाने दिया और इसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तब मुझे काफी बुरा लगा एंड श्योरली ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश ने एक काफी बेहतरीन मौका खो दिया इस अमेजिंग पोकेमॉन को पकड़ने का। नाउ नेक्स्ट आ रहा है मार्शैडो। नाउ पोकेमॉन की 20th मूवी यानी कि आई चूज यू में हमें देखने मिला था एक नया मिथिकल पोकेमॉन जो कि था मार्शैडो। नाउ मार्शैडो तब रिसेंटली ही अनाउंस किया गया था एंड सीइंग दैट पोकेमॉन इन द मूवी वाज रियली ऑसम। सो थ्रू आउट द मूवी यानी कि पूरी मूवी में मार्शैडो पीछा कर रहा था ऐश का
एंड ये जो मार्शैडो हमें मूवी में दिखाया गया था ये काफी रेयर था बिकॉज इस पोकेमॉन के पास कुछ अमेजिंग पावर्स थी। सो इस पोकेमॉन की अमेजिंग पावर ये थी कि ये रेनबो विंग की मदद से किसी भी पोकेमॉन को कंट्रोल कर सकता था। एंड मार्शैडो ने इस बेहतरीन पावर का इस्तेमाल किया था मूवी के एंड में, जहाँ पर उसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को करप्ट करके कंट्रोल किया था। एंड साथ ही साथ ये जो मार्शैडो था ये इंसेनली पावरफुल था बिकॉज ये बिना किसी ट्रेनर के अपने जी मूव को भी इस्तेमाल कर सकता था। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ऐश उस बैटल में थोड़े और एफर्ट डालता और मार्शैडो को थोड़ा वीक करके कुछ पोकेबॉल्स टॉस कर देता तो शायद हमें उसकी टीम में ये पोकेमॉन देखने मिल सकता था। तो नेक्स्ट आ रहा है जेनेसेक। नाउ इस पोकेमॉन की बात काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिकॉज पोकेमॉन की 16th मूवी जेनेसेक द लेजेंड अवेकन में हमें देखने मिला था जेनेसेक, काफी सारे जेनेसेक। वेल टू बी एग्जैक्ट हमें देखने मिले थे 5 नॉर्मल जेनेसेक जो कि फॉलो कर रहे थे एक शाइनी जेनेसेक के ऑर्डर्स का। नाउ ये जो शाइनी जेनेसेक था ये भी काफी स्पेशल था, बट मूवी के प्लॉट में ज्यादा ना जाते हुए मैं आपको डायरेक्टली इसकी एंडिंग बताऊंगा बिकॉज एंडिंग में ही ऐश के पास एक बेहतरीन मौका था इनमें से किसी भी जेनेसेक को पकड़ने का। तो जब मूवी के एंड में ऐश और उसकी टीम सभी जेनेसेक्स को नेचुरल पार्क में ले जाते हैं तब बाकी के सभी नॉर्मल जेनेसेक्स कुकुन बनाने लगते हैं। एंड तभी अगर ऐश कोशिश करता तो वो इनमें से किसी भी एक जेनेसेट को मना सकता था अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। पर इससे भी बेहतरीन मौका था ऐश के पास एक शाइनी जेनेसेट को पकड़ने का बिकॉज ये जो शाइनी जेनेसेट था ये ऐश के साथ काफी ओके था। एंड अगर ऐश इस शाइनी जेनेसेट को अपनी टीम में एड इन करने का ऑफर देता तो मुझे तो लगता है कि ये जेनेसेट हैप्पीली उसकी टीम में एड इन हो जाता। तो नंबर 5 पर है मेलोवेटा। नाउ मेलोवेटा और लैटियस की कहानी काफी हद तक सिमिलर है बिकॉज दोनों ही पोकेमॉन ऐश को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो ऐश को मेलोवेटा सबसे पहले दिखी थी पोकेमॉन स्टूडियो में जहाँ पर उसके ऊपर कुछ सामान गिरने वाला था, बट समहाउ ऐश उसे बचा लेता है एंड वो मेलोवेटा अचानक से गायब हो जाती है। लेटर ये मेलोवेटा ऐश को ईस्टर्न यूनोवा में फॉलो करती है और फिर हमें ये पता चलता है कि ये पोकेमॉन ऐश को काफी पसंद करने लग गया है एंड मेलोवेटा उसकी टीम में एड इन होकर उसके साथ सफर करना चाहती है। एंड फिर हमें ये पता चलता है कि मेलोवेटा एक काफी रेयर पोकेमॉन है एंड ये किसी और जगह से बिलोंग करती है एंड वहाँ के जो लोग हैं वो मेलोवेटा को लेने आ जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर लगता है कि ऐश अगर थोड़ी सी कोशिश करता तो वो उन लोगों को मना पाता इस पोकेमॉन को अपने साथ रखने के लिए एंड श्योरली मेलोवेटा भी इस डिसीजन से काफी हैप्पी होती। तो 4th पोजीशन पर है एंटे। तो ये तो सभी जानते हैं कि पोकेमॉन की 3rd मूवी में हमें कुछ ऐसे पोकेमॉन्स दिखाए गए थे जो कि अकेले तो उतने पावरफुल नहीं होते हैं, पर जब ये झुंड में आते हैं तो काफी पावरफुल बन जाते हैं। वेल ये पोकेमॉन थे अननोन और ये पोकेमॉन जब ग्रुप में होते हैं तब काफी इंसेन इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस 3rd मूवी में ही हमें दिखाया गया था एंटे, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इल्यूजन का हिस्सा था अननोन के। एंड उस वक्त ऐश का इस पोकेमॉन को पकड़ना कोई सेंस ही नहीं बनाता बिकॉज ये पूरी तरह से एक फेक एंटे था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐश और एंटे का कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ और ऐश के पास उसे पकड़ने का मौका ही नहीं था। तो पोकेमॉन की 20th मूवी यानी कि आई चूज यू में हमें देखने मिला था एक एंटे और वहाँ पर वो सीधा ऐश के पीछे आ गया था। और साथ ही साथ हमें जोरॉक वाली मूवी में भी एक एंटे देखने मिला था जहाँ पर ये तो अनक्लियर था कि ये कोई इल्यूजन था या फिर रियल एंटे, बट फिर भी आई चूज यू में ऐश के पास बेहतरीन मौका था इस पोकेमॉन को पकड़ने का। तो अगर ऐश इस लेजेंडरी बीस्ट को चैलेंज करता और उससे सामना करता तो हमें एक बेहतरीन फाइट देखने मिलती जहाँ पर डेफिनेटली ऐश तो कोशिश करता इस पोकेमॉन को पकड़ने की। नाउ 3rd नंबर पर आ रहा है टापू कोको। सो सन एंड मून की सीरीज की स्टार्टिंग से ही टापू कोको ऐश को पूरी तरीके से फॉलो करता जा रहा था एंड टापू कोको ही वो पोकेमॉन था जिसने ऐश को जी रिंग और जी क्रिस्टल लाकर दिया था। एंड टापू कोको की मदद से ही ऐश पिकाचू का जी मूव भी अनलॉक कर पाया था। एंड नॉट जस्ट दैट बल्कि ऐश को इस लेजेंडरी पोकेमॉन से लड़ने का भी मौका काफी बार मिल चुका था। एंड मुझे तो लगता है कि टापू कोको वो समवॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ऐश। तो अब क्या ये पोकेमॉन खुद आकर ऐश के हाथ में पोकेबॉल दे? वेल फ्रैंकली अगर ऐश इस पोकेमॉन को सिर्फ कहता कि वो उसकी टीम में एड इन हो जाए तो शायद ये पोकेमॉन उसकी टीम में एड इन हो भी जाता, या फिर जब ऐश को इस पोकेमॉन से लड़ने का मौका मिला तब अगर वो इस पे पोकेबॉल्स भी फेंकता तो शायद ये पोकेमॉन हैप्पीली उसकी टीम में एड इन हो भी जाता। बट न जाने क्यों ऐश ने ऐसा बिल्कुल ट्राई नहीं किया एंड उसे जाने दिया। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि भैया वो तो एक सिंगल पोकेमॉन होता है, वो टापू का गार्डियन है एंड ऑल,
तो देखो सन एंड मून में वर्म होल वाला कॉन्सेप्ट है, तो एक ही जैसे मल्टीपल पोकेमॉन्स होना भी वहाँ पर पॉसिबल है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने मिल चुका है कॉस्मॉक, सोलगैलियो एंड लूनाला के फॉर्म में। तो अब हम आ चुके हैं फाइनल 2 पर। तो नंबर 2 पर आ रहा है हूपा। नाउ दिस पोकेमॉन इज व्हाट जो कि मैं ऐश की टीम में पूरी तरीके से देखना चाहता था। एंड पोकेमॉन की 18th मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में मुझे यही देखने मिला। तो इस मूवी में ऐश और उसकी टीम का सामना होता है एक हूपा से जो कि उनका खाना चुरा रहा होता है। नाउ इस मूवी के प्लॉट में भी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज दिस मूवी इज फैंटास्टिक। एंड मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को डेफिनेटली जाकर देखें बिकॉज इसमें हमें हूपा की पावर्स के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। एंड श्योरली यू कैन से थ्रू आउट द मूवी हमें ऐश और हूपा का बॉन्ड अच्छी तरीके से देखने मिल चुका था। और जब मूवी के एंड में सब पहले जैसा ठीक हो जाता है, हूपा उसके ओरिजिनल प्लेस यानी कि आर्च वैली में जाने से मना कर देता है। एंड यहीं पर मेरी जो होप्स थी वो काफी हाई हो चुकी थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि हूपा ऐश की टीम को ज्वाइन करने वाला है। पर हूपा यहाँ पर ऐश को बहुत बुरी तरीके से बुद्धू बनाता है बिकॉज वो ऐश को उसकी जर्नी और पोकेमॉन मास्टर बनने के सपने के लिए बस बेस्ट ऑफ लक कह देता है। वेल टू बी ऑनेस्ट ऐश के पास काफी बेहतरीन मौका था इस पोकेमॉन को थ्रू आउट द मूवी पकड़ने का। एंड अगर ऐश इस पोकेमॉन को बस चैलेंज कर देता बैटल के लिए और इसे पकड़ लेता तो ये एक काफी एपिक मोमेंट हो सकता था और ये पोकेमॉन भी एक काफी एपिक पोकेमॉन बन सकता था ऐश की टीम में। बट फॉर सम रीजन ऐश इस पोकेमॉन को भी जाने देता है बाकी सभी पोकेमॉन्स की तरह। तो फाइनली नंबर 1 पर आ रहा है सोलगैलियो। तो एक बार सोलगैलियो एंड लूनाला दोनों ही ऐश के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं एक स्पेशल पोकेमॉन का ध्यान रखने के लिए जो कि होता है नेबी द कॉस्मॉक। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो कॉस्मॉक है फर्स्ट एवोल्यूशन स्टेज सोलगैलियो और लूनाला का। वैसे कॉस्मॉक एक काफी नॉटी पोकेमॉन है और ऐसा कहा जाता है कि कॉस्मॉक किसी की भी बात नहीं सुनता है। पर न जाने क्यों चीजें इस बार काफी अलग थी बिकॉज जो नेबी था वो ऐश की हर एक बात मान लिया करता था। लेटर ये पोकेमॉन इवॉल्व हुआ सोलगैलियो में ऐश की मदद करने के लिए एंड इसने काफी बेहतरीन मदद की ऐश की। तो नेबी ना सिर्फ ऐश की बातों को मानता था बल्कि बैटल्स में उसके कमांड्स को भी काफी अच्छी तरीके से फॉलो करता था। एंड सच में इन दोनों का जो बॉन्ड था वो बहुत ही अच्छा था। एंड इस अमेजिंग बॉन्ड की वजह से ही ऐश सोलगैलियो का जी मूव भी यूज कर पाया। नाउ ये तो सभी को लग रहा था कि सोलगैलियो या फिर नेबी ऐश की टीम का एक परमानेंट मेंबर बन चुका है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेबी ऐश के पास एकदम स्टार्टिंग से था, तो ऐश ने कभी भी इस पोकेमॉन को किसी पोकेबॉल में नहीं पकड़ा था। पर काफी सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐश इस पोकेमॉन को सीरीज के एंड में पकड़ेगा, बट एंड में कुछ अलग ही हुआ और ऐश ने इस पोकेमॉन को जाने दिया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। तो ये रहे टॉप 10 ऐसे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन जिन्हें पकड़ने का मौका ऐश के पास था। सो आई होप आपका फेवरेट लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन इस लिस्ट में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो इस वीडियो का पहले पार्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। हो सकता है शायद हमने उस पोकेमॉन की बात उस वीडियो में की हो। एंड अ बिग शाउट आउट टू द चैनल मेंबर ऑफ द मंथ नाया छाप। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द चैनल मेंबर। और अगर आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर आप चैनल मेंबर बन सकते हैं। वेल चैनल मेंबरशिप लेने के बाद आपको काफी सारे पर्क्स मिलेंगे और इन पर्क्स की जानकारी ज्वाइन बटन पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। एंड जल्द ही इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर रियली क्लोज टू 100K। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट्स में ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना और मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया।